भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.5% इलाका यानी 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, जिसमें औसतन 1600 लोगों की मौत होती है। लेकिन इसमें से भारत के शहरी इलाकों में हर साल 70% से अधिक शहरों में मॉनसून के दौरान बाढ़ या गंभीर जल भराव की समस्या आती है। और आज हम इसी शहरी बाढ़ यानी अर्बन फ्लडिंग की बात करेंगे। ये कितनी खतरनाक है, कितनी तबाही लेकर आती है, इसका कारण क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के कई ताकतवर देश इस बाढ़ के आगे बेबस हो जाते हैं। आज हम आपको देश भर के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल भी दिखाएंगे और साथ ही अर्बन फ्लडिंग के हर पहलू की बात करेंगे। इंसान ने कंक्रीट के शहर जीत लिए। कुदरत ने एक बारिश में उनका गुरूर बहा दिया। पूरे घर का घर बर्बाद, अभी क्या देगा गवर्नमेंट? 2000-5000 देगा, उससे इनका घर का पूरा सामान आ जाएगा। हर साल का प्रॉब्लम है, एक साल का प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से, सब नाले वगैरह नैरो हो गए, पानी वहीं पे स्टक हो जाता है। इमारतें आसमान छू रही हैं, लेकिन बादलों का इरादा कुछ और है। इंसान नक्शों पर शहर बसा रहा है, कुदरत अपने रास्ते खुद चुन रही है। इंसान नदियों को बांध रहा है, लेकिन पानी ने याद दिला दिया कि रास्ता वही तय करता है। तकनीक बहुत ताकतवर है, लेकिन प्रकृति का गुस्सा एक कठिन परीक्षा है। इंसान विकास की रफ्तार में प्रकृति के नियम भूला तो कुदरत उन्हें अपने तरीके से याद दिलाती है। ये इंसान और कुदरत की लड़ाई नहीं, बल्कि उस भ्रम का टूटना है कि इंसान कुदरत से बड़ा है। कुदरत हर बार जीतने नहीं आती, लेकिन जब वो अपना संतुलन वापस लेने निकलती है तो सबसे ताकतवर शहर भी उसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। इस वक्त मॉनसून देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बर्बादी का डबल अटैक लेकर आया है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके, तबाही का मंजर हर जगह दिख रहा है। छोटे शहर अगर सैलाब में डूबे हैं तो बड़े शहर भी लगातार बाढ़ के खतरे में हैं। पूरे देश में बारिश कैसी तबाही लेकर आई है, देखिए। मॉनसून राहत नहीं बल्कि पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें टूट रही हैं, तो कहीं नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं। लगातार बारिश ने हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और भारत के पूर्वी हिस्से तक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी है। रात के अंधेरे में पहाड़ से मौत बनकर उतरा पानी। मलबे के सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ियां पत्थरों के नीचे दब गई, घरों में कीचड़ और चट्टानें घुस गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठठरी कस्बे की हैं, जहां कुछ ही मिनटों की बारिश ने पूरी बस्ती का नक्शा बदल दिया। बादल फटने के बाद लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद ठठरी इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। पहाड़ियों से तेज रफ्तार के साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें नीचे उतरी, जिसने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की हैं, जहां एक बार फिर भूस्खलन ने लोगों की नींद उड़ा दी है। रात को 4 बजे के करीब, 3 से 4 बजे के करीब, ये सामने वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये गिरा है। यहाँ पे अब जाने के लिए भी लोगों के लिए रास्ता नहीं रहा है।
चारों तरफ पानी ही पानी, नदी उफान पर और बीच में फंसे सैकड़ों लोग। जान जोखिम में डालकर पुलिस और राहत दल लोगों तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर गए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर की हैं, जहां लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश के बाद मेंढर, अड़ी कस्बे और सगलैंड इलाके से गुजरने वाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते नदी नाले उफान पर आ गए और पानी निचले इलाकों में बने घरों और खेतों तक पहुंच गया। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है। टिहरी गढ़वाल में तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से टिहरी झील का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। झील और नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी लगातार तीसरे दिन बारिश जारी है। बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर साफ दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और तेज बहाव लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। रुद्रप्रयाग में बारिश ने चार धाम यात्रा की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाखरा के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। भारी बोल्डर सड़क पर गिरने से हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा एक बार फिर चुनौती बन गई है। तबाही की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 10 की हैं। ये वही हाईवे है जो सिक्किम की लाइफलाइन है। बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होकर गंगटोक तक जाता है। लेकिन मानसून की बारिश के चलते हुए भूस्खलन से हाईवे प्रभावित है। पहाड़ों पर बारिश अभी थमी नहीं है। नदियां अब भी उफान पर हैं और पहाड़ों पर मानसून राहत नहीं, आफत बनकर बरस रहा है। वही हालत मैदानी इलाकों की भी है। ये सड़क नहीं सैलाब है, चारों तरफ सिर्फ पानी। घरों की पहली मंजिल तक बाढ़ और छतों बालकनियों पर खड़े लोग जिन्हें इंतजार है कि कब पानी कम हो तो घर से बाहर निकलें। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं, जहां ताप्ती नदी के किनारे बसा आधुनिक शहर कुछ घंटों में ही पानी में तैरता नजर आया। कई इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह एनडीआरएफ की नावें उतर गईं। राहत बचाव दल ने नावों के जरिए घरों में फंसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अभी 1 महीना 2 महीने भी नहीं हुआ बनाया हुआ, अब टूट गया। पानी का इतना बहाव था ना, रोड भी नहीं रहा अब तो। 4 व्हीलर की बात छोड़िए, एक ट्रक नहीं आ सकता। इतना मूंड बराबर पानी उधर रोड पर भरा हुआ मेन रोड पे। और वहाँ जो दुकानें हैं तो उनके चावल, उनके सारे सामान पूरे डूब चुके हैं। जहां नाव नहीं पहुंच सकी वहां जेसीबी राहत का सबसे बड़ा सहारा बने। रस्सियों के सहारे बालकनी तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। उधर सूरत का एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बाढ़ के पानी में डूब गया। 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था। आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है। दुकान के अंदर से 2 रुपया भी नहीं निकल पे। गाड़ी भी पार्किंग में पड़ा है अंदर पूरे। आप अंदर जाके चेक करो, 200 दुकान है। सब सामान तो क्या 10 रुपया भी कोई, गाड़ी का चाबी भी कोई नहीं निकाल पाई। ऐसा हालत हो गया, आधा घंटे में पानी पूरा भर गया। ये सिर्फ लैंडस्लाइड नहीं बल्कि कुछ ही सेकंड में आई तबाही है। पहाड़ से मिट्टी, पत्थर और मलबे का सैलाब नीचे उतरता है और रास्ते में जो भी आता है उसे अपने साथ बहा ले जाता है। सड़क पर खड़ा भारी भरकम टैंकर भी इस मलबे के सामने खिलौना बन जाता है। ये खौफनाक सीसीटीवी तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं।
वायनाड की एक निर्माणाधीन साइट पर भारी बारिश के बाद अचानक लैंडस्लाइड हुई। देखते ही देखते मिट्टी और मलबे का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उन्हें अपनी चपेट में लेता चला गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि भारी टैंकर कई 100 मीटर तक बह गया। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ मगरमच्छ ही मगरमच्छ दिखाई देंगे। 1 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि दर्जनों मगरमच्छ एक साथ नदी किनारे नजर आ रहे हैं। ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वडोदरा के पादरा तालुका के कोटवाड़ा गांव के पास बहने वाली विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों का बड़ा झुंड दिखाई दिया है। मानसून के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ बड़ी संख्या में मगरमच्छ किनारे आ गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के मौसम में मगरमच्छों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। गुरुग्राम, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हर मॉनसून के दौरान जल भराव अब आम तस्वीर बन चुकी है। लेकिन इस जल भराव की जिम्मेदार पूरी तरह से बारिश है, ये कहना गलत है। दरअसल शहरी बाढ़ को प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानी गलतियों से पैदा हुई एक आपदा माना जा सकता है, और बहुत हद तक इस समस्या की जड़ में शहरों की प्लानिंग भी छिपी हुई है। दुनिया के बड़े से बड़े शहर क्यों बारिश के आगे छोटे साबित हो रहे हैं? परफेक्ट प्लानिंग के लिए मशहूर देशों की प्लानिंग फेल क्यों हो रही है? चीन में तबाही की भयानक तस्वीरें क्या बता रही हैं? अनियोजित प्लानिंग का नतीजा या कुदरत का क्रोध? भारत के मेट्रोपॉलिटन शहर बाढ़ के आगे बेबस क्यों हो रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, सूरत जैसे बड़े नाम सैलाब के आगे मजबूर क्यों हैं? क्या सिर्फ भारी बारिश ही शहरी बाढ़ की वजह है? शहरों में बढ़ती बाढ़ को केवल बेलगाम शहरीकरण या सिर्फ कुदरत का कहर कहकर समझा नहीं जा सकता। सच ये है कि आज की अर्बन फ्लडिंग इन दोनों का मिला जुला नतीजा है। भारत में अनियोजित निर्माण, नालों पर अतिक्रमण, कंक्रीट का बढ़ता जंगल और कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था बारिश के पानी को निकलने नहीं देते। इसलिए थोड़ी देर की तेज बारिश भी शहरों को डुबो देती है। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे अपेक्षाकृत बेहतर नियोजित देश के शहर भी हाल के वर्षों में बार बार जलमग्न हुए हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कई चीनी शहर भी बार बार जलमग्न क्यों हो जाते हैं? दरअसल जब बारिश की तीव्रता किसी भी शहर के डिजाइन मानकों और ड्रेनेज क्षमता से अधिक हो जाती है, तो आधुनिक बुनियादी ढांचा भी जवाब दे देता है। यानी आज की अर्बन फ्लडिंग केवल विकास की अव्यवस्था की कहानी नहीं, बल्कि बदलती जलवायु और पुराने शहरी ढांचे के बीच बढ़ते असंतुलन की भी कहानी है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल बाढ़ 3 तरीके की होती है। पहली, फ्लूवियल, जब भारी बारिश या बर्फ पिघलने से नदियां, झीलें या नाले अपने किनारों से बाहर बहने लगते हैं और आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। प्लूवियल, जब बहुत कम समय में तेज बारिश होती है और पानी निकलने की व्यवस्था जवाब दे देती है। इसके 2 रूप हैं। तटीय बाढ़, चक्रवात, तूफान या सुनामी के दौरान समुद्र का पानी तटीय इलाकों में घुस जाता है। शहरी बाढ़ प्लूवियल फ्लडिंग की श्रेणी में आती है। इसके भी 2 हिस्से होते हैं। सरफेस वाटर फ्लड, जिसमें नालियां और ड्रेनेज सिस्टम पानी निकाल नहीं पाते, जिससे सड़कों और इमारतों में जल भराव हो जाता है। दूसरा, फ्लैश फ्लड, जब बादल फटने या बांध टूटने जैसी घटनाओं से अचानक तेज रफ्तार में आने वाली बाढ़ सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। सबसे पहले इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए कि कैसे शहरी निर्माण बढ़ने से प्राकृतिक इलाके खत्म होते जा रहे हैं।
बेंगलुरु में 1973 से 2010 के बीच पक्के निर्माण वाला क्षेत्र 632% बढ़ा, जबकि वहां के कुदरती जलाशय 79% घट गए। चेन्नई में पल्लीकरनई दलदल 2011 तक अपने मूल क्षेत्र के सिर्फ 12% तक सिमट गया। मुंबई में मैंग्रोव और तटीय वेटलैंड खत्म होने से समुद्र में पानी की निकासी क्षमता घट गई। हैदराबाद में झीलों और प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण से हर साल जल भराव होने लगा। कोलकाता में वेटलैंड और ऐतिहासिक नहरों पर रियल एस्टेट का दबाव बढ़ने लगा। हर केस में एक बात कॉमन है, वो पानी जिसे पहले मिट्टी सोख लिया करती थी, वो अब पक्के निर्माण में तेजी से बह जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम के बस की भी बाहर की बात हो जाती है। दरअसल भारत के अधिकांश शहर प्लूवियल फ्लडिंग से प्रभावित होते हैं, यानी इतनी तेज बारिश होती है कि सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम पानी निकाल ही नहीं पाते। पहले शहरों में तालाब, झीलें, दलदली क्षेत्र और बाढ़ के मैदान एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते थे। ये बारिश के पानी को धीरे धीरे जमीन में पहुंचाते थे, लेकिन तेज शहरीकरण और विकास ने इन प्राकृतिक पानी के निकायों को खत्म कर दिया। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से ये नहीं पता लगता है कब कितनी बारिश आ जाएगी, क्योंकि जिस बारिश के लिए आप आज की डेट में डिजाइन करोगे, कल बारिश का पता नहीं कि उतनी आएगी और उससे ज्यादा आएगी। जब एकदम से बारिश आती है तो सारा का सारा पानी बाहर रोड के ऊपर आ जाता है और डिस्पोज भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्लान्ड ग्रोथ करनी पड़ेगी सिटीज की, और आपका ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा और उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। शहरों में बाढ़ कितनी गंभीर होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि शहर की योजना कैसे बनाई गई है। अनियोजित विकास ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म कर दी, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं। इसका भी एक बड़ा कारण है, अधिकांश शहरों का ड्रेनेज सिस्टम अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। इसे आज की आबादी और कंक्रीट वाले शहरों के हिसाब से कभी अपग्रेड ही नहीं किया गया। गाद, कूड़ा और मलबा नालों को जाम कर देता है। ऊपर से कम समय में ज्यादा बारिश होने से समस्या और बढ़ गई है। शहरी बाढ़ का कारण सरकारी व्यवस्थाएं भी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य की कमी है। सड़कें पहले बन जाती हैं, सीवर लाइनें बाद में बिछती हैं, यानी बनी बनाई सड़क को तोड़ दिया जाता है। जल निकासी, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जल बोर्ड, आपदा प्रबंधन जैसे कई एजेंसियां अलग अलग काम करती हैं। ड्रेनेज सुधार, भूमि का इस्तेमाल और पर्यावरण संरक्षण को साथ जोड़कर योजना नहीं बनाई जाती। अर्बन फ्लडिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये तो आज की डेट में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेजर जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण तो है अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ द सिटीज। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में जितने भी सिटीज हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्ली कोई प्लानिंग नहीं होती, एक्सटर्नल डेवलपमेंट नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम वर्कआउट किया हुआ नहीं होता, पानी का डिस्पोजल कोई सिस्टम वर्कआउट नहीं किया हुआ होता, ना ही कोई बीच में वाटर बॉडीज हैं जहाँ पर पानी को डिस्पोज ऑफ किया जा सके और उनका प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी लागू ना करना एक बहुत बड़ा कारण है। खर्च की प्राथमिकताएं भी अलग अलग है। शहर फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी दिखने वाली परियोजनाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं, जबकि नालों की सफाई और ड्रेनेज सुधार जैसे जरूरी लेकिन कम दिखाई देने वाले कामों पर कम ध्यान दिया जाता है। कई जगह नालों की सफाई बाढ़ आने के बाद शुरू होती है, पहले नहीं। अर्बन फ्लडिंग यानी शहरी बाढ़ का समाधान क्या हो सकता है? किस तरह की प्लानिंग की जाए कि शहरों को हर साल होने वाली इस समस्या से निजात मिल सके? दरअसल इलाज कामयाब तभी होता है जब मर्ज का सही कारण पता लगे, लेकिन जब तैयारियों में ही कमी हो तो फिर इलाज कैसे हो? कई बातें ऐसी भी सामने आती हैं कि अक्सर कई शहरों के पास मोहल्ला स्तर के फ्लड मैप नहीं होते, स्थानीय वर्षा का पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होता, ड्रेनेज नेटवर्क का डिजिटल डेटा अधूरा होता है। यही कारण है कि बाढ़ का सही अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। जिस रफ्तार से भारत में विकास के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं, उससे ये तो तय है कि आने वाले वर्षों में करोड़ों लोग शहरों में बसेंगे, यानी झीलें, दलदल और फ्लड प्लेन्स कंक्रीट में बदलते रहेंगे। ऐसे में शहरी बाढ़ का खतरा लगातार बना रहेगा। भारत के शहरों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो प्रकृति के साथ विकास करते हैं या उसके खिलाफ। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्बन फ्लडिंग से शहरों को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना होगा। तालाब, झील,
वेटलैंड्स और शहरी जंगलों को बचाना होगा ताकि बारिश का पानी जमीन में समाए, न कि पक्के निर्माण से बह जाए। लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूक करना होगा। घरों और इमारतों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक लगाए जाए। ऐसा होने से सड़कों पर जमा होने वाला पानी काफी कम हो सकता है। नालों की क्षमता बढ़ानी होगी, उनकी नियमित सफाई करनी होगी और उनको चौड़ा करना होगा ताकि वो ज्यादा पानी तेजी से निकाल सके। सिस्टम को अच्छे से डिजाइन किया जाए, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, उसको प्रॉपरली डिस्पोजल किया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरीली लागू किया जाए और बरसात का सीजन आने से पहले उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, जिसकी वजह से आपका फ्लडिंग कम से कम हो। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि बरसात आने से बाद में देखते हैं कि फ्लडिंग हो गया, उसके पहले उसको मेंटेन ही नहीं किया जाता किसी भी सिस्टम को, ना ही उसका कोई डिस्पोजल किया जाता है। कॉलोनियों और पार्कों में छोटे छोटे जल रोकने वाले वाटर शेड भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये बारिश का पानी रोकेंगे, भूजल बढ़ाएंगे और बाढ़ का खतरा भी कम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बारिश के पानी का उपयोग किया जाए। जमा किया गया पानी पीने योग्य बनाने के बाद दूसरे जरूरी कामों में प्रयोग में लाया जाए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बड़े शहरों में थोड़ी सी आंधी बारिश से क्यों गिर जाते हैं बड़े बड़े पेड़।